गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बताया था अल्काइल बेंजाइन का केस मैंने आपको बताया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसे आप ध्यान रखेंगे कि अगर अल्काइल बेंजाइन है और मैं साइड चेन में कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर दूं जेंटल में X, और जो रीजेंट ले रहा हूं वो एल्कलाइन KMnO4 ले। एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हीट कराऊं तो ये पूरी की पूरी साइड चेन जो है जेंटलमैन, ये पूरी की पूरी जो साइड चेन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। आप मेरी बात कहने का मतलब समझें कि X की जगह OH हो सकता है, एमिनो ग्रुप हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है। तो मैं देखो लिख रहा हूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने OH लिया, इट इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल, इट इज कॉल्ड 1 डिग्री एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, और KMnO4 की प्रेजेंस में आप हीट करा रहे हैं। H+ ले सकते हैं या OH- ले सकते हैं। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये सीधा ऑक्सीडाइज होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ चेन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब साहब बेंजोइक एसिड बन जाता है। आप इसी रिएक्शंस में समझ सकते हैं कि मान चलो कि आपने ये अल्काइल एमीन लिया, जेंटलमैन एरोमेटिक एमीन है ये, और ये साइड चेन में मैंने एमिनो ग्रुप को लगाया है और KMnO4 की प्रेजेंस में इसे हीट करा रहे हैं। तो ये जो साइड चेन है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मान चलो कि मैं यहां पर Cl लगा दूं साइड चेन में, ये बेंजाइल एल्कोहल, ये बेंजाइल एमाइड था और ये बेंजाइल क्लोराइड है जेंटलमैन। तो KMnO4 की प्रेजेंस में तो ये बेंजोइक एसिड बनाने की ये इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जेंटलमैन। मतलब बड़ी सीधी सी सरल सी बात है कि साइड चेन की लेंथ कितनी बड़ी है, साइड चेन का नेचर क्या है, इस पर बहुत ज्यादा ये रिएक्शन प्रभावित नहीं हो रही है। और सारे रिएक्शंस में हम फाइनली साइड चेन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4। अगर आपके पास अल्कीन है
मान लीजिए इस टाइप की अल्कीन है जेंटलमैन, जिसे आप नॉन टर्मिनल अल्कीन बोलते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं। रीजेंट आपको पता ही है कि क्या लेना है, KMnO4 लेना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जेंटलमैन, और करस्पॉन्डिंग दो एसिड बन जाएंगे, एक RCOH बन जाएगा और एक R-COH बन जाएगा जेंटलमैन। यू कैन सी दैट आप अल्कीन की बात कर रहे हैं और KMnO4 ले रहे हैं, या K2Cr2O7 ले सकते हैं। इसमें K2Cr2O7 भी ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। जैसे मैं ब्यूटूइन की बात करूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और Cr2O7 2- लिया H+ की प्रेजेंस में, तो यहां से अल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है। तो यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा कि CH3COH और साथ में CH3COH, इस तरह से ये दो मोल बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके पास अल्काइन है जेंटलमैन, RC ट्रिपल बॉन्ड CR-, और अगर आपके पास अल्काइन है और ओजोनोलिसिस आप करा रहे हैं, तो यहाँ पे RCOH और R-COH बन जाता है जेंटलमैन। तो यू कैन सी दैट कि आप अल्काइन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं जेंटलमैन। ध्यान ये देना कि R एंड R- आर डिफरेंट, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH2CH3 अगर ले लिया जाए तो ओजोनोलिसिस करा रहे हैं और वाटर की प्रेजेंस में, तो एसिड बनता है। एक एसिड बनेगा R से और एक बनेगा R- से। R- साइड में कितने कार्बन है, 3, तो CH3CH2COH। मतलब जेंटलमैन यू कैन सी दैट कि आप अल्कीन से, अल्काइन से, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से, नाइट्राइल से, साइनाइड से आप आसानी से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े आराम से, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास एसिड हेलाइड है, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड का मतलब होता है RCOH। RCOH से जेंटलमैन, और इसे आपने एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा दिया, तो क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। RCOX है जेंटलमैन, और अगर आपने इसे एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा दिया और हीट करा दिया, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जेंटलमैन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। होता कैसे है ये कि मान चलो RCOX है और एक्वस NaOH के साथ आप ट्रीट करा रहे हैं, तो RCOONA बनता है, और RCONA को जब आप हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि CH3COCl है और एक्वस NaOH के साथ हीट करा रहे हैं, तो इसमें एसिटिक एसिड बन जाता है। ऐसे ही एसिड एमाइड से भी आप एसिटिक एसिड बना सकते हैं जेंटलमैन। एसिड एमाइड, बेंजोइल क्लोराइड अगर आपके पास हो, मान लो ये तो एसिटल क्लोराइड था, मान चलिए कि बेंजोइल क्लोराइड आपके पास हो, बेंजोइल क्लोराइड आई थिंक C6H5COCl, और एक्वस NaOH के साथ अगर आप हीट कराएं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है C6H5COH। अगर आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड हो,
इट इज कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड। और इथेनोइक एनहाइड्राइड को हीट कराएं और वाटर निकाल दें। अगर आप इथेनोइक एनहाइड्राइड को हीट कराएं, इथेनोइक एनहाइड्राइड को आप वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो देखिए क्या हो जाता है कि CH3COH के 2 मॉलिक्यूल बन जाती है। अगर ये एसिड एनहाइड्राइड ऐसा हो, ये तो सिमेट्रिकल है, अगर अनसिमेट्रिकल हो तो क्या हो जाएगा? अगर अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड हो और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या बन जाएगा? RCOH बन जाएगा और साथ में R-COH भी बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल एसिड के वो बन जाएंगे जिनसे मिलकर एनहाइड्राइड बनाया होगा। सपोज दैट CH3CO C डबल बॉन्ड O और ये ET हो, R- क्या हो? ET हो, और इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो 1 मोल तो एसिटिक एसिड बन जाएगा और 1 मोल क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3CH2COH। तो एसिड एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं, एसिड एमाइड से भी बना सकते हैं। ध्यान देना है आपको। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। CH3CONH2 और NaOH के साथ ट्रीट करा दिया, क्या बनेगा? CH3CONA, साथ में अमोनिया गैस निकल गई और इसे HCl के साथ ट्रीट करा दिया तो बन गया CH3COH। ठीक इसी प्रकार से मान लो बेंजामाइन हो, एरोमेटिक एमाइन हो, और इसे H+ की प्रेजेंस में सीधा हीट करा दें तो C6H5CO C6H5COOH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो एसिड एमाइड से भी आप एसिड बना सकते हैं, एसिड हैलाइड से भी बना सकते हैं और साइनाइड से बना सकते हैं। मतलब आप देखिए कि बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है। कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास हैं कि आप अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, सपोज दैट आपके पास मेलोनिक एसिड है और मेलोनिक एसिड को आप हीट करें तो सब CO2 निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा? CH3COH बन जाएगा। तो हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन ले लिया जाए कि RCH हो और इसको हम हीट कर रहे हैं और CO2 निकाल दें तो क्या बन जाएगा? RCH2COH बन जाएगा। देखिए जरा जेंटलमैन, यहां पर मैंने मिथाइल लिया और ये CHCOH, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली में जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से CH3CH2COH प्रोपेनोइक एसिड बना। तो
ध्यान देने वाली बात है कि कहीं ना कहीं हम बड़ी आसानी से ढेर सारे कंपाउंड्स की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अगर आपको एक लिस्ट तैयार करनी हो तो आप ध्यान रखें कि आप ढेर सारे कंपाउंड्स क्या अल्केन से बना सकते हैं? यस। पहले आप अल्किल हैलाइड बना लें फिर हो जाएगा। अल्कीन से बना सकते हैं, यस। अल्काइन, यस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, RX, एल्कोहल, यस। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड जिसको आप नाइट्राइड बोलते हैं, RMGX, CH3Li, CO2, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड। आपके पास जितनी भी मैंने लिस्ट बनाई है, चेक कर लें जेंटलमैन, आप जितनी भी लिस्ट मैंने बनाई है जेंटलमैन, आप उन सब से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप उन सब से जेंटलमैन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं। अल्केन से पहले अल्केन हैलाइड बना लो फिर बन जाएगा। अल्कीन से बना सकते हैं, यस। अल्काइन से बना सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन या टोल्यूइन से बना सकते हैं। मैं इसमें लिख दूं, इसमें बेंजीन और टोल्यूइन आ जाएगा। बेंजीन, टोल्यूइन एटसेट्रा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा? कार्बन चेन। RX से बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, एस्टर से, एसिड एमाइड से, एसिड हैलाइड से, नाइट्राइल से, RMGX से, CH3Li से, CO2 से, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से और एसिड एनहाइड्राइड से। जेंटलमैन, आप ढेर सारे जो भी कंपाउंड्स हैं उन सब से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। हमने आपको डिस्कस किया प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Physical properties of carboxylic acid। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में समझ लें आप कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी से, बड़े आसान है। फिजिकल स्टेट, दूसरा पॉइंट होता है सॉल्युबिलिटी, तीसरा पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा होता है मेल्टिंग पॉइंट।
फिजिकल स्टेट, देखिए किसी भी होमोलोगस सीरीज में 3 प्रकार के मेंबर होते हैं साहब। एक मेंबर वो होते हैं जो छोटे सदस्य होते हैं, फिर मिडिल मेंबर्स आ जाते हैं और हायर मेंबर्स आ जाते हैं। इसमें जो छोटे मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं और C1 से C4 क्या होते हैं, ऑयली लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। C1 से C4 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, C4 से C9, C1 से C4 तो सब लिक्विड हो गए, C4 से C9 ब्यूटेनोइक एसिड से क्या हो गए, सब ऑयली लिक्विड हो गए। थोड़ा सा पानी में कम घुलेंगे, घुल जाएंगे। और उसके बाद इन हायर मेंबर्स आर सॉलिड। जो ऑयली लिक्विड होते हैं इनमें रेंसिड बटर की स्मेल आती है, जैसे बटर खराब हो जाता है उसमें जो स्मेल आती है, ध्यान रखना है। सॉलिबिलिटी में क्या है कि पहले तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एसोसिएशन टेक्स प्लेस, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। एसोसिएशन टेक्स प्लेस, एसोसिएशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड के चलते दो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल क्या बना देते हैं, डाइमर बना देते हैं साहब। ये कॉन्सेप्ट हम सॉल्यूशन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर में, कि जब एसोसिएशन होता है तो वहां पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपको याद रखना है क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है 0.5 कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ध्यान ये रखना है कि C1 से C4 स्टार्टिंग के जो मेंबर हैं वो फेयरली सॉल्युबल होते हैं पानी में, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो क्या है, पानी है, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुलते हैं। लेकिन अब लोचा क्या है इसमें कि जैसे जैसे एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, solubility in water, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो जो पानी में सॉल्युबिलिटी है वो सब डिक्रीज करती है। मतलब दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, उसको हम बोलते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड एसोसिएशन, और डाइमर बन जाता है, बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूलर मास 60 का डबल हो जाता है 120। बेंजीन के केस में ऐसा होता है जब बेंजीन में इसे डाला जाए। कैसा सॉल्वेंट है बेंजीन, नॉन पोलर, तब ये खुद एसोसिएट होने का चांस रखता है। लेकिन जब ये वाटर में रहता है तो साथ ये वाटर के साथ H बॉन्डिंग करता है, और उसको अपन बोलते हैं हेटेरोमॉलिक्यूलर H बॉन्ड विद वाटर। एसिड कैन फॉर्म हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और ये जो H बॉन्ड की एक्सटेंट है हमेशा ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बड़ा होने पर, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जेंटलमैन कि जो H बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, यदि उसका साइज बड़ा हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पानी में घुलना साफ क्या हो जाएगा, कम। तो हमेशा लिटरेचर में एक पॉइंट लिखा रहता है कि हायर मेंबर्स, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो हायर मेंबर्स होते हैं
higher members do not dissolve in water. जो बहुत बड़े मेंबर होते हैं वो पानी में साफ घुलते नहीं। सॉल्युबिलिटी के बाद जो पॉइंट है वो आएगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो यहां से एच बॉन्डिंग का जब कॉन्सेप्ट निकल के गया तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ इसी से जुड़ा हुआ है मामला, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की, बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल्स फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, is directly proportional to molecular weight, is directly proportional to surface area, is inversely proportional to branching। क्लियर? जो वॉन डर वाल्स फोर्स होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट ऑब्लिक मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। और एक बात और ध्यान आपको रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। एच बॉन्ड के आने पर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है, एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है एल्कोहल से, और एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से ज्यादा होता है, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन से ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें एल्डिहाइड कीटोन भी मिक्स कर दोगे तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, फिर एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर कीटोन आ जाएगा, फिर ईथर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, अल्कीन आ जाएगा, क्योंकि ये सब नॉन पोलर है। तो एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। मेल्टिंग पॉइंट का बड़ा सीधा सा फंडा है कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि अपोजिट जो एंड हो वो एक ही साइड हो, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो, बैलेंस ना हो, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन से, समझो आप एक एंड ये है और एक एंड ऐसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब पैकिंग ज्यादा अच्छी होने पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और पैकिंग लूज होने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जेंटलमैन 4 पॉइंट्स हैं, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। हम चर्चा करेंगे अब एसिडिक नेचर की, और एसिडिक नेचर वो कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप बोलते हैं HBZ रिएक्शन। बाकी रिएक्शंस वही है, क्योंकि एस्टर हम बनाएंगे तो एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से होगी, हम एसिड एमाइड बनाएंगे, बना चुके हैं, हम एसिड हैलाइड बनाएंगे, बना चुके हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड बनाएंगे, बना चुके हैं, बेंजोइक एसिड बनाएंगे, एलिफेटिक एसिड बनाएंगे, ये सब कुछ हम बना चुके हैं जेंटलमैन। एक ही रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जिसको बोलेंगे HBZ रिएक्शन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का बैकअप करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ी यूनिट है, इसको आप कलेक्टिवली अरेंज करके पढ़ें तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी ऑर्गेनिक की हो सकती है। तो आप इसका रिवीजन करें और अगले लेक्चर का इंतजार करें, एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।